अब यहाँ पर मैं अनिल जोशी जी आपकी ये भी राय जानना चाहूंगी कि जब वनीकरण की आप बात कर रहे हैं तो हाल ही में मैंने देखा कि आपने कुछ महिलाओं ने जंगल की आग को रोकने का काम किया उत्तराखंड में, और प्रशासन का इंतजार नहीं किया खुद आके। लेकिन जब हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं तो आपके कुछ लेखों में मैंने ये भी पढ़ा है कि वनीकरण जो है वो सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, जी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता भी उसका एक बड़ा अंग है। और जब आप बात करते हैं ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट की, तो उससे आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अपने देश में एक समझ बनाने लेनी चाहिए कि कोई भी पेड़ खड़ा कर लेना वन नहीं होता, और एक वृक्ष की एक संबंध होता है उस धरती से, उस जमीन से जहां उसे खड़ा किया जाता है। और ये प्रकृति ने तय कर रखा है कि कौन से वन किस स्थान के लिए बेहतर हैं, जो ताकि उनका प्राकृतिक योगदान तय हो सके। अगर हम हिमालयी क्षेत्रों में वो वन लगाने की कोशिश करें जो राजस्थान में होते हैं, तो स्वाभाविक है वन तो हो जाएंगे लेकिन उनका प्राकृतिक योगदान नहीं होगा। इसीलिए हम बार बार ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि यूकेलिप्टस लगा के या पॉपुलर का पेड़ लगा के अगर आप वनों के घनत्व को दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो ये सर्वदा एक पाप की तरह है। वो इसलिए है कि उसकी भूमिका वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 3 दशक पहले उत्तराखंड या हिमालय के फुटहिल में एक ऐसा पेड़ लगाया गया जिसको टेक्टोना ग्रैंडिस कहते हैं, टीक कहते हैं, जो केरल का पेड़ था। अब उसने अपनी ग्रोथ तो दे दी, लेकिन उसके नीचे जो पौधे पैदा होते थे वो किसी भी तरह वहां की प्रकृति, उसकी मिट्टी, उस पानी से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। और यही कारण है कि वहां लगातार उनके नीचे एक बड़ी खरपतवार ने जन्म ले लिया जिसको लंटाना कहते हैं। तो बायोडायवर्सिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है, किसी भी प्रकृति के लिए प्राकृतिक स्थान को सुरक्षित संरक्षण करने के लिए एक बड़ा सवाल है। और आप देखिए कि पिछले हमने लगातार 2 4 5 दशकों में जो 1 लाख प्रजातियों को खो दिया है सब मिला करके, तो अब आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में हर एक पौधे का, हर एक जीव का इस प्रकृति के, इस पारिस्थितिकी तंत्र के साथ रिश्ता होता है। और अगर हमें लगता है कि उसके खत्म होने के बाद हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वो तंत्र बनाते हैं जिसके अंदर हम जीते हैं। मनुष्य ने तो ये मान के चल लिया कि वही सर्वोपरि है, इसलिए उसका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे जिंदा रखना है, बाकी कुछ रहे न रहे। और यही दंड है जिसको, और इसीलिए पिछले 1 दशक में हमने एक बड़ी लड़ाई लड़ने की कोशिश की है कि हम जीडीपी जीडीपी जीडीपी, आज भी आप देख रहे होंगे अखबारों की मुख्य खबर यह है कि 2.5 जीडीपी चली जाएगी या 4 चली जाएगी विश्व में जीडीपी। सवाल ये पैदा तो इसी जीडीपी के दौरान हम में से हमारे नीतिकारों के समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि ये जो कुछ भी घटना घटी है ये प्रकृति के कारण है, प्रकृति के विनाश के कारण है, जिसको कि हमें झेलना पड़ रहा है। इसलिए प्रकृति का भी कोई मापदंड होना चाहिए, प्रकृति को भी एक सूचक होना चाहिए कि हम ये भी बता सकें अगर जीडीपी घट रही है तो अभी इसी दौरान आप देखिए कोरोना के अतिक्रमण में जीडीपी घटी होगी लेकिन नदी बेहतर हुई, आपकी हवा बेहतर हुई। वो कौन सा सूचक है जिसकी ये चर्चा नहीं करते? और यही सूचक हमने तैयार किया, क्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। ठीक जीडीपी की तर्ज में, जीडीपी आर्थिक सूचक है, ये पर्यावरणीय सूचक है। ग्रॉस इन सकल पर्यावरण उत्पाद, मतलब कितने जंगल बढ़े, क्वालिटी क्वांटिटी, कितना पानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बेहतर हुआ, कितनी हवा क्वालिटी क्वांटिटी हुई, और कितनी मिट्टी हम बेहतर कर पाए। इन सबको मिलाकर के हमने एक सूचक रखा। अगर आज दुनिया में जीडीपी के लिए परेशान तमाम नीतिकार देश के लोग सोचें तो इस कोरोना की कृपा रही होगी कि जीईपी ऊपर चली गई होगी। निश्चित रूप से आपका पानी बेहतर हो गया, आपकी हवा बेहतर हो गई, 2 ही फैक्टर बहुत बड़े होते हैं किसी भी देश के और किसी के जीवन के लिए। तो जीपी पर हमारी एक आंदोलन के रूप में हमने खड़ा किया, और आशा है कि बहुत जल्दी हमारा पहला राज्य होगा देश दुनिया में जो एक ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत करेगा कि अगर हम आर्थिक रूप से यहाँ खड़े हैं तो पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के में हमारी क्या भूमिका रही, और वो हम ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को बताएंगे।